हेलो गाइस। सो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आगे का टॉपिक। जो हमारा पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें हमने यहाँ तक यूकैरियोटिक सेल्स तक हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल एनवेलप एंड इसकी मॉडिफिकेशंस। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ आपके लिए कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं वो आपकी प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो नई सेल्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आपकी स्मॉल होती हैं, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स साइज़ में लार्ज होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई भी ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनीज होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती हैं, जबकि वो किस में प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। डीएनए जो होता है वो नेक्ड एंड सर्कुलर होता है, न्यूक्लियोइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है तुम्हारे साइटोप्लाज्म में इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। जबकि जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है और वो एसोसिएट होता है प्रोटीन्स के साथ, जिसको हिस्टोन्स प्रोटीन बोलते हैं। हिस्टोन्स प्रोटीन्स तुम्हारे कौन कौन से होते हैं? H1 होता है, H2A होता है, H2B होता है, उसके अलावा H3 एंड H4 होता है। ठीक है, ये तुम्हारे 5 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें ये जो H1 प्रोटीन होता है ना, हिस्टोन प्रोटीन, ये तुम्हारा किसका कनेक्ट करता है बाकियों को, तो ये कनेक्शन के लिए इसको माना जाता है। उसके बाद तुम्हारा जो सेल वॉल होती है वो किस में प्रेजेंट होती है? तुम्हारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और वो मेनली किससे बनी होती है? पेप्टाइड ग्लाइकन से बनी होती है। जबकि जो यूकैरियोटिक की सेल वॉल होती हैं वो एनिमल्स में प्रेजेंट होती नहीं है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं, और वो किससे बनी होती है? तुम्हारी सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन से बनी होती है। बैक्टीरिया जो इसमें एग्जाम्पल है तुम्हारी बैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। जबकि तुम्हारी यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्ट, ये सारे होते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम सेल एनवेलप एंड इसकी मॉडिफिकेशन। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं ना, उसमें क्या होता है कि जो आउटर लेयर होती है, जो सेल एनवेलप होता है अपना, तो उसमें 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर होती है आउटर लेयर, फिर तुम्हारी होती है मिडल, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारी होती है इनर। 3 लेयर होती हैं उसकी। आउटर जो होती है वो तुम्हारा ग्लाइकोकैलिक्स कैलिक्स से बनी होती है। मिडल तुम्हारी सेल वॉल होती है, ठीक है, और तुम्हारी जो इनर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है तुम्हारी? सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं या प्लाज्मोलेमा भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, तो जो ग्लाइकोकैलिक्स होती हैं वो फर्दर 2 टाइप्स की होती है तुम्हारी। एक होती है तुम्हारे इलास्टिक फॉर्म में, ठीक है, और जिसको इलास्टिक मतलब इलास्टिक लूजली इलास्टिक होते हैं। लूजली इलास्टिक मतलब होते हैं तो इसको बोला जाता है स्लाइम लेयर। एक तो तुम्हारी स्लाइम लेयर की फॉर्म में होती है ये, और एक कैप्सूल की फॉर्म में होती है। कैप्सूल की जो लेयर होती है, कैप्सूल की फॉर्म में जो होती है वो तुम्हारी थिक होती है एंड तुम्हारी टफ होती है। ठीक है, थिक एंड टफ दोनों होती हैं। उसके अलावा सेल वॉल तुम्हें तो पता ही होता है। जो इसमें जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? तुम्हारी पेप्टिडो ग्लाइकन की सेल वॉल बनी होती है। मेन फंक्शन क्या होता है सेल वॉल का? एक तो सबसे पहले ये है कि ये क्या प्रोवाइड करती है, ये डिटरमाइन करती है शेप। क्या डिटरमाइन करती है? तुम्हारी शेप डिटरमाइन करती है सेल की। और दूसरा ये होता है कि ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और उसको बचाती है, तुम्हारे सेल को बचाती है ब्रस्टिंग से एंड कोलैप्सिंग से। ठीक है, उसको ब्रस्ट और कोलैप्स होने से। कोलैप्स का मतलब होता है सिकुड़ना, अगर ब्रस्ट का मतलब होता है फट जाना। तो इन दोनों चीज़ों से ये सेल वॉल तुम्हारी जो सेल है उसको प्रोटेक्ट करती है। इनर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम मैंने आपको कल भी बताया था कि पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये क्या बनाता है, तुम्हारा मीजोसोम्स की फॉर्मेशन करता है, जहाँ पे सेल की जो इसेंशियल लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं वो परफॉर्म होती हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है तुम्हारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पॉजिटिव मतलब जो ग्राम स्टेन है अगर उसको लेता है तो वो तुम्हारा ग्राम पॉजिटिव होता है, और जो नहीं लेता है तो वो तुम्हारा होता है ग्राम नेगेटिव। इसमें कौन सा कलर होता है? इसका तुम्हारा पर्पल कलर होता है, और इसका कैसा होता है? तुम्हारा पिंक कलर होता है। ठीक है, हम अब बात करते हैं मीजोसोम्स की। तो तुम्हारी जो सेल मेम्ब्रेन है, या फिर जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इनफोल्ड होके
इनफोल्ड होके अंदर की तरफ फोल्ड होके वो क्या बनाती है, तुम्हारे मेसोसोम्स की फॉर्मेशन करती है। और मैंने बताया था कि मेसोसोम्स में क्या होती है, तुम्हारी सारी एसेंशियल जो लाइफ एक्टिविटीज़ जो एक सेल के लिए चाहिए होती है, लिविंग सेल के लिए, वो परफॉर्म होती है। ठीक है, उसके अलावा इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो तुम्हारी जैसे कि सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा ये दिख रखे हैं यहाँ पे जिसमें दिखाई देती हूँ, सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स। उसके अलावा तुम्हारा रेस्पिरेशन, सिक्रेशन प्रोसेस। उसके अलावा सेल जो सरफेस एरिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसको इंक्रीज़ करती है। और एंजाइमेटिक कंटेंट, ये सारा किसमें होता है, तुम्हारा मेसोसोम्स में होता है। तो तुम्हारे क्या क्या एक्सटेंशन ये जो अंदर की तरफ इनफोल्ड होकर क्या क्या बनाती हैं, ये वेसिकल्स की फॉर्मेशन करती हैं, ट्यूब्यूल्स की और लैमेली की। ठीक है, अब तुम्हारा आता है कि उसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जैसे तुम्हारे बोल सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया है, साइनो जो बैक्टीरिया है जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। अब फोटोसिंथेसिस कर सकती है तो उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तुम्हारा क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए उसमें क्या प्रेजेंट है, तुम्हारा क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है, जिसमें कि ये पिगमेंट क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है, जिसमें कि ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कर पाती है। तो यही यहाँ पे लिख रखा है कि जो साइनोबैक्टीरिया होती है उसमें क्रोमेटोफोर भी होते हैं, जो कि क्या कंटेन करते हैं, पिगमेंट्स कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाती है। उसके अलावा जो बैक्टीरिया सेल्स होती हैं वो मोटाइल और नॉन मोटाइल भी हो सकती हैं एंड नॉन मोटाइल भी हो सकती हैं। मोटाइल का मतलब होता है वो मूवमेंट करती हैं, जिनमें मूवमेंट होती है, और नॉन मोटाइल का मतलब होता है जिनमें मूवमेंट नहीं होती है। अगर हमारी बात करते हो तो हमें चलने के लिए, मूवमेंट के लिए क्या है, हमारे पास पैर हैं। वैसे ही इनके लिए, इनके पास जो बैक्टीरिया होती है, इनके पास क्या होता है, तुम्हारा फ्लैजिला। क्या होता है, तुम्हारा फ्लैजिला होता है। ठीक है, तो ये जो फ्लैजिला है ये किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक को बोलते हैं फिलामेंट, एक होता है हुक, एक होता है तुम्हारा बेसल बॉडी। जो बेसल बॉडी है वो तुम्हारे इस पूरे पार्ट को बैक्टीरिया की बॉडी से कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख रखा है कि बैक्टीरिया को मूवमेंट के लिए किसकी हेल्प चाहिए होती है, तुम्हारी फ्लैजिला की हेल्प चाहिए होती है। और फ्लैजिलम के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ठीक है, फिलामेंट जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, पोर्शन होता है, और वो बाहर की तरफ क्या होता है, तुम्हारा पाया जाता है। फ्लैजिला के अलावा इसमें पिली एंड फिम्बरी भी होते हैं। इनका मेन काम मूवमेंट में नहीं होता है, ये मूवमेंट नहीं करवाते, ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। अगर जैसे कि जो तुम्हारी बैक्टीरिया है उसको होस्ट के साथ अटैच होना होता है, या फिर किसी रोक वगैरह के साथ अटैच होना होता है, तो उसमें तुम्हारी हेल्प करते हैं पिली एंड फिम्बरी। अब राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी की हम बात करते हैं। तो राइबोसोम्स का मैंने बताया था कि इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तुम्हारे 70s राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, और ये किसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन इस पे नहीं होती है, 70s राइबोसोम्स होते हैं। ये फर्दर डिफ्रेंशिएट होते हैं 2 यूनिट में, एक होती है 30S और एक तुम्हारा होता है 50S। एस मैंने कल भी बताया था, ये स्वेडबर्ग यूनिट होती है। ठीक है, स्वेडबर्ग यूनिट होती है। मेनली राइबोसोम का काम क्या होता है, इनका काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, प्रोटीन की सिंथेसिस। अब राइबोसोम्स जो होते हैं वो तुम्हारे फ्री भी होते हैं, फ्री फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, और वो तुम्हारे जैसे कि तुम्हारा RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसके साथ, मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके सरफेस भी पाए जाते हैं, जहाँ पे प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो ये फ्रीली भी अवेलेबल होते हैं साइटोप्लाज्म में, और ये तुम्हारे कंबाइंड फॉर्म में भी होते हैं ER के साथ। तो फ्री में ये फ्री अवेलेबल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो हमारा mRNA है, mRNA मतलब हमारे 3 RNA होते हैं, mRNA, rRNA, tRNA। ठीक है, अलग अलग RNA होते हैं। तो mRNA इसको बोलते हैं मैसेंजर RNA। तो इसके साथ ये एक चेन की फॉर्मेशन करता है, जिसको हम पोलीसोम भी बोलते हैं। ठीक है, पोलीसोम या पोलीराइबोसोम्स भी बोला जाता है, यहाँ पे लिख रखा है कि ये क्या करता है, सिंगल mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम अटैच होकर एक चेन की फॉर्मेशन करते हैं, उसको पोलीराइबोसोम या पोलीसोम बोला जाता है। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ना, पोलीसोम्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन को ट्रांसलेट करते mRNA को ट्रांसलेट करते हैं प्रोटीन में। तो जो mRNA होता है उसकी ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेशन और किस में होती है, तुम्हारे प्रोटीन में। ये तुम्हारे सेंट्रल डोग्मा में ऑलरेडी दिया गया है कि तुम्हारे DNA से क्या बनता है, तुम्हारे RNA, और RNA से क्या बनता है, तुम्हारा प्रोटीन। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं तुम
ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, और इस वाली प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। और अगर डीएनए से दोबारा से रेप्लिकेशन होती है, दोबारा से डीएनए बनता है, तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। ये तुम्हारा है सेंट्रल डोग्मा, और इस सेंट्रल डोग्मा में कुछ चेंजेस आए हैं डोग्मा, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी आगे की वीडियो में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज़ की। तो इंक्लूजन बॉडी क्या है, जैसे हमारे बॉडी में भी रिजर्व फूड मटेरियल होता है, एडिपोज टिश्यू में रिजर्व होता है, वैसे ही इंक्लूजन बॉडी जो रिजर्व मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, वो कहाँ स्टोर होता है, तुम्हारा साइटोप्लाज्म में। किसके फॉर्म में, इंक्लूजन बॉडीज़ की फॉर्म में होता है। तो ये बाउंड नहीं होते हैं मेम्ब्रेन से, और ये फ्रीली लाई करते हैं साइटोप्लाज्म में। कुछ एग्जांपल हैं जैसे फोस्फेट ग्रेन्यूल्स है तुम्हारे, साइनोफिशियन ग्रेन्यूल्स हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं। उसके अलावा जो तुम्हारी एल्गी होती है, जैसे ब्लू ग्रीन है, तुम्हारी पर्पल है, तुम्हारी ग्रीन फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होती है ना, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, तुम्हारे गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल की हम बात करते हैं, तभी हमने पढ़ा है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। उसके अलावा इसमें सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। प्लांट और एनिमल सेल में ये डिफरेंस होता है कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, फिर प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होती है, तुम्हारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये तुम्हारी यहाँ पे फिगर्स दे रखे हैं, ये जो है ये प्लांट सेल है, और ये क्या है, तुम्हारी एनिमल सेल है। प्लांट सेल में वैक्यूल, तो जैसे कि तुम्हें दिख रहा है एक बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल्स में वैक्यूल या तो होता ही नहीं है या फिर बहुत छोटा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल्स जो है वो प्लांट सेल एनिमल सेल्स में होते हैं, पर प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। सेंट्रियोल्स के अलावा अब सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो अगर प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं है तो सेल डिवीजन कैसे होगा, तो उसके लिए जो प्लांट सेल्स होती है ना, उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, और जो सेल वॉल होती है वो हेल्प करती है सेल डिवीज़न में, ठीक है। उसके अलावा तो इसमें तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल में तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब आगे देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना, सबसे पहले जो डिटेल स्ट्रक्चर होती है सेल मेम्ब्रेन की, उसको स्टडी कब किया गया था, 1950 में, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए थे। उसके बाद जो केमिकल स्टडी है सेल मेम्ब्रेन की, जैसे कि ह्यूमन आरबीसी की इन्होंने की थी, तो उन्होंने क्या बुलाया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होती है वो तुम्हारी किससे बनी होती है, तुम्हारी लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मोलेमा किससे बनी होती है, तुम्हारी प्रोटीन्स प्लस लिपिड से बनी होती है, ठीक है। पर आगे की स्टडी में ये पता चला कि ये प्रोटीन लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती। जो तुम्हारे प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच होते हैं उनको ग्लाइकोप्रोटीन्स बोला जाता है, और जो तुम्हारे लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच्ड होते हैं उनको ग्लाइकोलिपिड्स बोला जाता है, ठीक है। अब जो आरबीसी होती है हमारी ह्यूमन की आरबीसी होती है ना, इसमें ये जो तुम्हारी प्रोटीन्स और तुम्हारे जो लिपिड्स हैं फोस्फोलिपिड्स, इनकी जो कंसंट्रेशन, इनकी जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी, वो अलग अलग होती है अलग अलग सेल्स में। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन आरबीसी की, तो उसमें 52% प्रोटीन होता है और 40% क्या होते हैं, तुम्हारे लिपिड्स होते हैं, ठीक है। अब जो फोस्फोलिपिड्स की अगर हम स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, लिपिड या फोस्फोलिपिड्स की हम स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, तो इसमें एक पोलर हेड होता है और दो नॉन पोलर टेल्स होती हैं, ठीक है। जो पोलर हेड होता है वो तुम्हारा हाइड्रोफिलिक होता है, और जो नॉन पोलर टेल्स होती हैं वो तुम्हारी हाइड्रोफोबिक होती हैं, BIC, ठीक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, ठीक है, और हाइड्रोफोबिक का मतलब तुम्हारा वाटर हीटिंग या फिर रिपेलिंग भी जिसको बोल सकते हो, वाटर को हीट करती हैं जो, ठीक है। अब ये जो हेड होता है ये बाहर के साइड होता है, और जो तुम्हारा टेल पोर्शन होता है ये अंदर की साइड होता है। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती हैं तुम्हारे पोलर हेड तुम्हारा बाहर की साइड और नॉन पोलर टेल्स तुम्हारी अंदर की साइड, ठीक है। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है जैसे कि यहाँ पे दिखाया भी गया है। इसमें जो पोलर हेड है वो बाहर की साइड है, और जो नॉन पोलर टेल है वो अंदर की साइड है। अब ये हमने बता दिया है यहाँ से। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो एक बात ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नॉन पोलर टेल होती है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की होती है। किसकी होती है, ये तुम्हारी नॉन पोलर टेल जो होती है वो किसकी होती है, तुम्हारी सैचुरेटेड।
अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? नॉर्मली दो टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक सैचुरेटेड होता है, एक नॉन सैचुरेटेड हो सकता है या फिर अनसैचुरेटेड उसको बोलते हैं। सैचुरेटेड में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नॉन सैचुरेटेड में एक बार ऐसा होता है कि या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड होगा, जबकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो है ना उसमें सिंगल बॉन्ड होगा सिर्फ। और जो नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना वो तुम्हारे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं सैचुरेटेड के कंपेयर में, ठीक है। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में मैंने बता दिया आपको कि प्रोटीन्स भी कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, इसमें मैंने एग्जांपल भी आपको बता दिया है ऑलरेडी। अब प्रोटीन्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, एक तुम्हारा इंटीग्रल होता है और दूसरा तुम्हारा कौन सा होता है, एक तुम्हारा पेरिफेरल होता है और दूसरा तुम्हारा इंटीग्रल होता है। पेरी का मतलब होता है सरफेस पे, एक पेरिफेरल और इंटीग्रल। पेरिफेरल का मतलब होता है सरफेस पे और इंटीग्रल मतलब अंदर धंसा हुआ। जैसे कि स्ट्रक्चर में ये जो है ना प्रोटीन ये इंटीग्रल होता है, और जो सिर्फ बाहर आधा धंसा जो बाहर होते हैं ना तुम्हारे, वो तुम्हारे होते हैं पेरिफेरल, सिर्फ बाहर होते हैं, वो अंदर की तरफ नहीं आते हैं। अब ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं या तो ये कम्प्लीटली बरीड होते हैं या फिर ये हाफ होते हैं, इनकम्प्लीट पार्शली बरीड होते हैं, ठीक है, दोनों टाइप के हो सकते हैं। ये जो कम्प्लीटली बरीड होते हैं वो क्या करते हैं, ये एक प्रोटीन चैनल की तरह काम करते हैं। कैसे? एक प्रोटीन चैनल की तरह काम करते हैं, जो आयंस वगैरह को या फिर जो तुम्हारे जो पोलर होते हैं, जो तुम्हारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनको सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे दिखाया गया है, आगे मैं बता दूंगी आपको। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल सिंगर एंड निकलसन ने दिया था, कब दिया था? 1972 में दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि तुम्हारे जो लिपिड होते हैं वो क्वासी फ्लूइड नेचर के होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो अलो करते हैं प्रोटीन्स की लिटिल मूवमेंट को पूरी बायलेयर में विद इन द ओवरऑल बायलेयर। तो ये जो एबिलिटी होती है मूवमेंट की तुम्हारे मेम्ब्रेन के अंदर, उसको कैसे मेजर किया जाता है, उसको बोला जाता है उसकी फ्लूइडिटी की फॉर्म में। तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, मोज़ाइक का मतलब होता है मूवमेंट करना और फ्लूइड मतलब उसकी फ्लूइडिटी। तो तुम्हारे जो लिपिड्स हैं उसकी फ्लूइडिटी की वजह से जो लेटरल मूवमेंट्स ये अलो करता है प्रोटीन्स की, उसको बोलते हैं तुम्हारे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। द फ्लूइड नेचर ऑफ द अब जो फ्लूइड नेचर है वो किस में हेल्प करता है तुम्हारे, वो करता है सेल की ग्रोथ में, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शंस। एक बात याद रखना, इंटर और इंट्रा में कभी भी कंफ्यूज मत होना। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन और इंट्रा मतलब होता है विद इन, ठीक है, विद इन द सेल। तो ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शंस, दो डिफरेंट सेल्स के बीच में जंक्शन की फॉर्मेशन, सिक्रेशन में, एंडोसाइटोसिस में और सेल डिवीजन में, या फिर बहुत सारी अदर प्रोसेसेस में भी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमेएबल होती है, कुछ एक को अलो करती है। जैसे कुछ बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तुम्हारी मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी एटीपी, उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तुम्हारा जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं वो तुम्हारे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर सकते हैं। अलोंग द कंसंट्रेशन मतलब फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। वाटर की जो मूवमेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको बोला जाता है ऑस्मोसिस, वो भी तुम्हारी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। कुछ एक जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास नहीं कर पाते नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर से, तो वो कैसे, वो जो कैरियर प्रोटीन होते हैं वो तुम्हारे जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं ना वो हेल्प करते हैं इनकी ट्रांसपोर्ट में। कुछ आयंस होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं, पर वो नॉर्मली तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, एटीपी का यूज़ करके। वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब क्या था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे तुम्हारे हायर से तुम्हारे लो की तरफ जा रहे थे, इसमें लो से हाई की तरफ तुम्हारे लो से हाई की तरफ जाएंगे, तो ये तुम्हारा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ये, और ये तुम्हारा होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर से लोअर की तरफ। और इसमें एग्जांपल भी तुम्हारा दिया गया है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी का यूज़ होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर तुम ढलान से, अगर नॉर्मली हम बोलते हैं कि अगर हम ऊपर से नीचे, अगर स्टेयर्स में भी ऊपर से नीचे की तरफ हम जाते हैं तो हमारी एनर्जी कम यूज़ होती है, पर अगर हम स्टेयर्स में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं ना तो हमारी एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है, तो वो है इसमें। तो अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो एनर्जी यूज़ होगी, एटीपी का यूज़ करेंगे और उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया है सोडियम पोटेशियम पंप का। सेल वॉल की हम बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन याद रखना लिविंग होती है, सेमी परमेबल होती है, पर सेल वॉल क्या होती है, डेड सेल होती है, नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है। सेल वॉल के फंक्शन मैंने पहले भी आपको बताए थे कि क्या करता है, जो स्ट्रक्चर है उसको मेन, जो सेल की स्ट्रक्चर है उसको डिटरमाइन करती है। उसके अलावा क्या करती है, ये सेल को ब्रस्टिंग से और कलेप्सिंग से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है।
सेल वॉल जो होती है वो किस किस में प्रेजेंट होती है, तुम्हारे प्लांट्स में भी होती है, तुम्हारी फंजाई में भी होती है और तुम्हारी एल्गी में भी होती है, ठीक है, जो और तुम्हारी बैक्टीरिया में भी होती है। बैक्टीरिया में अभी हम प्रोकैरियोट्स में ही पढ़ रहे हैं सेल वॉल, तो बैक्टीरिया में किससे होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। प्लांट्स में किससे बनी होती है, तो प्लांट्स की जो सेल वॉल है तुम्हारी वो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन से बनी होती है। फंजाई में तुम्हारी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, तुम्हारी काइटिन से बनी होती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था। अभी इन्फेक्शंस वगैरह से, डैमेज वगैरह से प्रोटेक्ट करती है, सेल को सेल के साथ इंटरेक्ट करने में भी हेल्प करती है। उसके अलावा जो अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनके लिए भी एक बैरियर है। एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, तुम्हारी सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मैनन्स एंड मिनरल से, जब मिनरल जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। उसके अलावा तुम्हारी प्लांट्स की सेल वॉल मैंने बता ही दी है किससे बनी होती है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन से बनी होती है। यंग प्लांट्स में जो सबसे पहली जो सेल वॉल होती है उसको प्राइमरी वॉल बोलते हैं। प्राइमरी वॉल जो है ना उसमें एक्टिवली डिवीज़न होते हैं और वो क्या बनाती है, तुम्हारी सेकेंडरी वॉल बनाती है। सेकेंडरी वॉल मैच्योर होती है और उसमें ये डिवीज़न की जो कैपेबिलिटी होती है वो नहीं होती है। सेकेंडरी वॉल जो बनती है वो तुम्हारी डिवाइड नहीं कर सकती है मैच्योर होके, और वो किसकी तरफ बनती है, तुम्हारी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ बनती है, ठीक है, याद रखना वो किसकी तरफ बनती है, तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ बनती है। उसके अलावा मिडल लैमेली होती है। मिडल का मतलब बीच में नहीं होता है भाई, सेल वॉल के बीच में नहीं होती है ये सेल वॉल की सबसे आउटमोस्ट कवरिंग होती है। पहली सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर मिडल लैमेली होती है, फिर तुम्हारी सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, फिर तुम्हारी मिडल लैमेली होती है। मिडल लैमेली क्या करती है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों से होती है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है। ये क्या करती है, दो अलग अलग जो नाइबरिंग सेल्स होती है ना, पास पड़ोस वाली जो सेल्स होती हैं उनको एक दूसरे के साथ ग्लू मतलब चिपका के रखती है, ग्लू का काम करती है ये। उसके अलावा जो सेल वॉल और जो मिडल लैमेली है उसको ट्रांसफर कौन करता है, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो क्या करता है, जो साइटोप्लाज्म होता है ना नाइबरिंग सेल्स का, उसको कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। कुछ अगर आपको लगता है कि मैं स्लो पढ़ाऊँ या फिर कुछ और डिटेल्स बताऊँ या फिर मेरे ये वीडियो में कोई कमी है तो वो ज़रूर कमेंट करके बताना अगर कोई देखता है तो। ओके, थैंक यू।